So good morning all. I welcome all of you to the lecture 4th for electrochemistry. आज का डेट 20th अगस्त है। पिछले 4 लेक्चर्स से हम एवरी थर्सडे मॉर्निंग 8 AM मिल रहे हैं। तो मेरी ऐसी इच्छा है कि जल्दी से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टॉपिक में आप लोगों का रिवाइज करवा दूं। होपफुली आज नर्स्ट इक्वेशन टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा। ओके एंड नर्स्ट इक्वेशन टॉपिक के बाद में 2 मेन आर्टिकल्स बचते हैं इस टॉपिक में। फर्स्ट आर्टिकल जो रिमेनिंग रहेगा वो फेराडेज लॉ रहेगा एंड उसके बाद कंडक्टिविटी वाला रहेगा कोलरॉस लॉ। कंडक्टिविटी के 2-3 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स है एंड उसमें कोलरॉस लॉ सिखाते हैं। कोलरॉस लॉ पे क्वेश्चंस आते हैं। फेराडेज लॉ अपने आप में 2 लॉज है, फेराडेज फर्स्ट लॉ, फेराडेज सेकंड लॉ, उस पर भी क्वेश्चंस आते हैं। हम उसका भी प्रैक्टिस करेंगे। आज वाली क्लास में हम 4-5 छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चंस करेंगे नर्स्ट इक्वेशन के एंड 2-3 डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस भी हम नर्स्ट इक्वेशन के प्रैक्टिस करेंगे। तो नर्स्ट इक्वेशन की जो स्लाइड्स है ये पहले शेयर कर दिया था मैंने, बट फॉर द सेक ऑफ रिवीजन एकदम हम जल्दी से फास्ट ट्रैक मोड में इसको रिवाइज कर लेंगे। तो मैं रीड करता हूँ, सब लोग सिर्फ सुनेंगे। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज आर विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड कंडीशंस। ठीक है, तो अब ये स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या होती है? टेम्परेचर फिक्स कर दिया, कॉन्सेंट्रेशन फिक्स कर दिया। अगर प्रेशर की कंडीशन गिवन है तो प्रेशर भी फिक्स कर सकते हैं, राइट? तो ये जो स्टैंडर्ड कंडीशन है, स्टैंडर्ड कंडीशन डिफाइन होता है विथ रिस्पेक्ट टू थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन इज डिफाइंड विथ रिस्पेक्ट टू थर्मोडायनामिक्स। एक थर्मोडायनामिक्स का कंसेप्ट है स्टैंडर्ड वाली चीज, और उसमें बहुत ज्यादा बार हम हमेशा टेम्परेचर के टर्म्स में बात करते हैं। प्लीज गिव मी 1 सेकेंड, ओके? 1 सेकेंड कुछ ओके, थैंक यू। So the standard condition is defined with respect to thermodynamics. Most of the time standard condition में टेम्परेचर की बात करते हैं, बट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के टर्म्स में हम स्टैंडर्ड कंडीशन में कॉन्सेंट्रेशन भी इंक्लूड करेंगे। तो कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर ये कंसिडर किया जाएगा, ठीक है? देन और बाकी की कंडीशंस पे वैल्यू ऑफ ई फाइंड आउट करने के लिए नर्स्ट इक्वेशन यूज करते हैं। तो दो चीजें होती है, एक चीज होती है ई, और एक चीज होती है ई नॉट। ओके, एक होता है ई और एक होता है ई नॉट। अब ई नॉट मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन और ई मतलब नॉन स्टैंडर्ड वाली चीज, कभी भी ई डिफाइन हो सकता है। तो दुनिया में एक ऐसी कंडीशन आएगी जिसमें ई और ई नॉट इक्वल हो जाएंगे, राइट? ई और ई नॉट कब इक्वल होंगे? जब स्टैंडर्ड कंडीशन की बात कर रहे होंगे। और ई नॉट जो है, ये ई नॉट वाली चीज हम लोगों ने अभी तक पढ़ लिया है आरसी माइनस आर ए। ई नॉट आरसी माइनस ई नॉट आर ए इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ द सेल, राइट? रिडक्शन एट कैथोड माइनस रिडक्शन एट एनोड। फिर हम एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेंगे। रिडक्शन टर्मिनल के टर्म्स में दुनिया भर में वैल्यूज लिखी जाती है। कैथोड पे होता रिडक्शन है, एनोड पे होता ऑक्सीडेशन है, लेकिन फॉर्मूला में लिखते वक्त हम आरसी माइनस आर ए लिखेंगे। सो ई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट आरसी माइनस ई नॉट आर ए, और ये वाली वैल्यूज किसी टेबल में गिवन होती है। एग्जाम में आएगा तो वैल्यूज के साथ क्वेश्चन बना के दे देंगे। टेबल का एक रफ आइडिया अगर आप लोगों को है तो अच्छी बात होती है। जैसे लिथियम सोडियम मेटल्स नीचे की तरफ है, फ्लोरीन ऊपर की तरफ है, राइट? जो इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करते हैं, जो खुद रिड्यूस होना चाहते हैं, वो ऊपर रहेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन देना पसंद करते हैं, जो खुद ऑक्सीडाइज होना चाहेंगे, वो नीचे रहेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। फिर इसी के साथ और एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि अलग अलग बुक्स में रिएक्टिविटी सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है वो अलग अलग फॉर्मेट में गिवन है। कुछ बुक्स में उल्टा सीरीज है, तो मेरा रिकमेंडेशन सब लोगों से यही रहता है कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को फॉलो करें। जैसे कुछ कोचिंग क्लासेस के मटेरियल में सीरीज उल्टा गिवन होता है, तो कई बार वहां पे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है। जब वो एनसीईआरटी से रिवाइज करते हैं तो अलग कंसेप्ट दिखता है, और कोचिंग के मटेरियल से रिवाइज करते हैं तो अलग मटेरियल दिखता है। तो प्लीज उस चीज का अपन ध्यान रखिए। सो ई नॉट एंड ई। अब ई नॉट के बारे में और कुछ अपन डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज ये ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया है, ये आता है।
ई क्या होता है, ई इज एट डिफरेंट कंडीशंस, और उसको फाइंड आउट करने के लिए हम नस्ट इक्वेशन यूज करते हैं। नस्ट किसी पर्सन का नाम था। द वैल्यू ऑफ ई इज डिफरेंट एट डिफरेंट कंडीशंस which means that the same cell can be spontaneous or non spontaneous when different conditions are considered। अब ये जो थर्ड पॉइंट है इस स्लाइड पे, ये जो थर्ड पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सोचो, अगर मैं आप लोगों को बोल दूं कि कॉपर को कैथोड बनाना है और जिंक को एनोड बनाना है तो वो सेल स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? ये स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि कॉपर एज कैथोड एंड जिंक एज एनोड ये तभी वैलिड होगा जब स्पॉन्टेनियस कंडीशन होगी। स्पॉन्टेनियस इन द सेंस जब स्टैंडर्ड कंडीशन होगी, या फिर स्टैंडर्ड के रिस्पेक्ट में आएगा। ठीक है, तो सोचो जैसे कॉन्सेंट्रेशन होते हैं, राइट? अगर दोनों का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है, जिंक का भी 1 मोलर है और कॉपर का भी 1 मोलर है, तो फिर वो चीज स्पॉन्टेनियस आ जाएगी। इसका मतलब कॉपर एज कैथोड एंड जिंक एज एनोड नॉन स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस पर, राइट? तो हम लोगों ने अब तक क्या सीखा था? हम लोगों ने ये सीखा था कि जो चीज ऊपर रहेगी वो चीज का रिडक्शन होगा, जो चीज नीचे रहेगी वो चीज का ऑक्सीडेशन होगा। लेकिन ये भी कब? स्टैंडर्ड कंडीशन पे। दुनिया की सारी कंडीशंस पे ऐसा होगा ऐसा जरूरी नहीं है। लॉजिकली भी सोच सकते हैं, अगर कॉन्सेंट्रेशन किसी चीज का ज्यादा आ जाए तो वो कॉन्सेंट्रेशन आरसी और आरए की वैल्यूज पे भी भारी पड़ सकता है, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। दैट कॉन्सेंट्रेशन कैन बी मोर डोमिनेंट ऑफ एन इफेक्ट एज कंपेयर टू आरसी एंड आरए वैल्यूज। ठीक है, तो डिफरेंट वैल्यूज पे वही सेल स्पॉन्टेनियस हो सकता है और या फिर वही सेल नॉन स्पॉन्टेनियस भी बन सकता है। ठीक है, एंड जो ई का वैल्यू है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट भी है, तो ये थर्मोडायनामिक्स से डिपेंडेंट है, तो वो चीज हम लोगों को समझ में आ जाती है। तो अलग अलग टेम्परेचर कंडीशन पे भी स्पॉन्टेनिटी या नॉन स्पॉन्टेनिटी अलग अलग जा सकती है। तो जिंक और कॉपर वाली चीज, जिंक कैथोड सॉरी जिंक एनोड एंड कॉपर कैथोड, ये चीज यूनिवर्सल है ऐसा नहीं है। ये चीज स्टैंडर्ड कंडीशन में यूनिवर्सल है, अब करेक्ट हो गया। तो एक और कंडीशन वहां पे हमने डेवलप कर दी, स्टैंडर्डाइजेशन वाली। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखें, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस में अंतर है। नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब जो चीजें नहीं हो सकती करवानी पड़ेगी, और टेम्परेचर पे भी ई का वैल्यू डिपेंड करता है। ध्यान से देखो, यहाँ पर ई लिखा है, ई नॉट लिखा है क्या? नहीं, क्योंकि ई नॉट तो खुद टेम्परेचर डिफाइन होने के बाद ही लिखा ना। द वैल्यू ऑफ ई नॉट इज एट स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन टेम्परेचर की एक पर्टिकुलर वैल्यू पे ही डिफाइंड है, तो इसलिए ई जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और ई नॉट टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। तो अपन यहाँ लिख लेते हैं द वैल्यू ऑफ ई नॉट, लिख देते हैं ऐसा, ई जीरो डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। ई नॉट का वैल्यू जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। ओके, तो इसमें कोई डाउट होगा तो प्लीज पूछ सकते हैं। जिनको डाउट है वो हाथ उठा के डाउट डिफिकल्टी पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। एनी डाउट स्टिल हियर? नहीं है किसी को? बहुत बढ़िया, इसको डिलीट, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, अब नस्ट इक्वेशन का अपन एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे ये m जो है, m मेटल है, ठीक है, ये m का कटायन है। m n प्लस एक्वा सोल्यूशन गिव्स n प्लस n इलेक्ट्रॉन्स गिव्स m सॉलिड। वो चीज क्या हो गई? सॉलिड हो गई। सॉलिड हो गई मतलब डिपॉजिट हो गई। ठीक है, फिर डिपॉजिट में दो चीजें होती है। डिपॉजिट का मतलब क्या होता है? डिपॉजिट मीन्स it can either stick to the electrode or it can settle down at the bottom of the container। कंटेनर बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, वो जो डब्बे में रखा है, कंटेनर ही सोच सकते हैं, राइट? तो ये कंसेप्ट होता है डिपॉजिट का। तो आप लोगों ने एक टर्म सुना होगा, एनोड मड या कैथोड मड। गोल्ड का एनोड मड जमा हो जाता है, गोल्ड का कैथोड मड जमा हो जाता है, ऐसी चीजें आप लोगों ने कहीं सुनी होगी। नहीं सुनी है तो अभी सुन लो। डिपॉजिट होना मतलब आइदर इट कैन स्टिक टू द इलेक्ट्रोड और इट कैन सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। तो हो क्या रहा है एक्चुअली, वो जो कटायन था उस कटायन ने इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, और इलेक्ट्रॉन ले लिए तो वो सॉलिड बन गया। सॉलिड बन गया मतलब न्यूट्रल एटम बन गया। ठीक है, सॉलिड बन गया इन द सेंस MS। जो MS है इसका मतलब यहाँ पर वो चीज क्या है? न्यूट्रल एटम बन चुका है। अब ये जो न्यूट्रल एटम है तो है, ये न्यूट्रल एटम इसके कंडीशन, इसके कंपैरिजन में क्या हो गया है? रिड्यूस्ड हो गया है। ठीक है, तो ऐसा लिख सकते हैं अपन,
m solid is the reduced form of m cation। m cation को रिड्यूस करने के बाद m सॉलिड बना, ठीक है। तो रिडक्शन हो गया। कहाँ होता है रिडक्शन? कैथोड पे होता है रिडक्शन, ठीक है। तो ये कुछ एक छोटा सा एग्जांपल दिया है वहां पे। ये देखो ये E जो लिखा है ये भी रिडक्शन के टर्म्स में लिखा है। बहुत लोगों को इसमें डाउट आता है, वो जो ब्रैकेट में छोटा सा रहता है सर वो कैसे लिखना? तो रिडक्शन के टर्म्स में लिखना। अब रिडक्शन के टर्म्स में मतलब पॉजिटिव से जीरो भी जा सकते हैं और जीरो से निगेटिव भी जा सकते हैं। सोचो, अपन रिडक्शन E ऐसा भी तो लिख सकते हैं, F2 से गया F माइनस, बराबर। ये भी तो एक फॉर्मेट है रिडक्शन का, क्योंकि यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इज गेटिंग डिक्रीज्ड। जीरो से -1 पे गए, राइट। यहाँ पर +n से 0 पे गए। तो ये जैसे रिडक्शन लिखा है वैसे ये भी रिडक्शन लिखा है। तो लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है, तो इसमें डरने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूजन नहीं होगा इसमें अगर अपन ध्यान दे तो। रिडक्शन रिडक्शन सेम कंसेप्ट। तो E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस RT अपॉन NF ln m बाय mn प्लस। लॉग वाली वैल्यू है ये, ln नेचुरल लॉग होता है। मैथ्स हम लोग इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स है, इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स नहीं है, इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स है। तो ln वाली चीजें आती है क्योंकि मैथ्स अपन ने पढ़ लिया है इतना सारा। तो ये अपन m अपॉन mn प्लस लिखते हैं। सर अब ये कैसे लिखा? तो ये चीज हमेशा याद रखना कि वो होता है p बाई क्यू। दिस इज ऑलवेज p बाई क्यू। वाला कलर में लिख देते हैं। p बाई क्यू का मतलब, p बाई क्यू नहीं, अरे यार सॉरी, हाँ, दिस इज ऑलवेज p बाय r, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट्स। याद करो, केमिकल इक्विलिब्रियम k वाली चीज और q वाली चीज। केमिकल इक्विलिब्रियम विद k होता है ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और उसका एक और q सिमिलर कंसेप्ट होता है q रिएक्शन कोशेंट, है ना। तो वो चीज क्या होती है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है। तो यहाँ पे अपन ने लिख दिया प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट क्या है m है और रिएक्टेंट क्या है mn प्लस है। बट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉलिड m इज टेकन एज यूनिटी, कॉन्सेंट्रेशन 1 लेते हैं तो फिर वो चीज 1 आ गई यहाँ पे। अब यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि हमेशा तो सॉलिड नहीं रहेगा ना। जैसे देखो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉलिड m इज टेकन एज यूनिटी। ठीक है भाई, हमने मान लिया, और हमने मान लिया तो ये फॉर्मूला भी अपन ने लर्न कर लिया। फिर प्रॉब्लम कब आता है? प्रॉब्लम आता है ऐसी वाली कंडीशंस में, फ्लोरीन वाली जैसी कंडीशंस में प्रॉब्लम आता है। उसमें क्या होता है, वहां पे अपन क्या लिखेंगे, वहां पे अपन लिखेंगे F2 अपॉन F माइनस, ऐसा कुछ तो भी लिखेंगे अपन, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखना पड़ेगा हम लोगों को, राइट। तो F2 अपॉन F माइनस में F2 की जगह 1 नहीं चलेगा, वहां पे लिखना पड़ता है उसका पार्शियल प्रेशर, क्योंकि वो गैस है। क्लोरीन का पार्शियल प्रेशर लिखना पड़ेगा क्योंकि वो गैस है, तो वहां पे यूनिटी नहीं चलेगा। तो ये जो फॉर्मूला है ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है क्या? नहीं, ये सिर्फ सॉलिड्स के लिए है। तो मेटल वाली चीजों में ये चल जाएगा, क्योंकि मेटल डिपॉजिट होने के बाद सॉलिड बन जाता हमेशा। मेटल जो है वो डिपॉजिट होने के बाद हमेशा सॉलिड बन जाता, ठीक है। और इसमें भी यहाँ पे देखो ये F2 अपॉन F माइनस नहीं लिखेंगे अपन, F माइनस अपॉन F2 लिखेंगे। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखना है ना अपन को, तो रिएक्टेंट कौन? F2, प्रोडक्ट कौन? F माइनस। तो इस चीज का ध्यान रखें कि हमेशा यहाँ पे 1 नहीं आएगा। फॉर डैनियल सेल, वो डैनियल सेल के लिए ये वाला इक्वेशन आता है। अब ये कैसे आए ये अपन देख लेते हैं। किसी को लिखना है, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो वो ले सकते हैं। सर, हाँ बोलिए मिहिर। यस सर वो एक बार वापस से समझाइए ना पहले से। ये वाली स्लाइड पहले से एक बार। हाँ सर। ठीक है करते हैं। ठीक है, तो एक सेकेंड प्लीज होल्ड। ठीक है, हो जाएगा। देखो मिहिर, ये Mn प्लस से इलेक्ट्रॉन मिल के M बन गया,
मतलब क्या हुआ, Mn+, ये जो था ये क्या था, ये मेटल का सॉल्यूशन था, राइट। मेटल के सॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए और वो M स्टिक हो गया। ये फिशिंग वाला एग्जांपल है, ठीक है। तो फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी कॉन्सेंट्रेशन मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, ये भी रिडक्शन वाली चीज, ये भी रिडक्शन वाली चीज, और ये अपन ने फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये बना न्यूट्रल एटम। अब डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, ये चीज डिपॉजिट हुई ना, मैंने बताया। तो डिपॉजिट मतलब इट कैन आइदर स्टिक टू द इलेक्ट्रोड और इट कैन सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। तो ये होता है डिपॉजिट का मतलब। अब तो मेटल जो है वो डिपॉजिट हो सकता है, लेकिन नॉन मेटल वाली चीज डिपॉजिट हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि नॉन मेटल वाली चीज रिड्यूस होके अनायन बनती। मेटल का कटायन रिड्यूस होके सॉलिड मेटल बनता, न्यूट्रल वाला जीरो वाला, लेकिन नॉन मेटल के केस में अनायन बनता। तो F2 से F- बनेगा, तो वहां पे कंडीशन डिफरेंट आ जाएगी। कुछ तो भी अलग कंसेप्ट, अपने को अलग कंडीशन यूज करनी पड़ेगी, कंसेप्ट सेम रहने वाला है। तो मेटल इज आफ्टर गेटिंग डिपॉजिटेड बिकम सॉलिड ऑलवेज। नॉन मेटल के केस में ऐसा जरूरी नहीं है। फिर ये n इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करके जो सॉलिड बना वो उसका रिड्यूस फॉर्म है। रिडक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए जाते हैं, राइट। तो कटायन रिड्यूस होके सॉलिड बन गया। तो M सॉलिड इज द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ मेटल का कटायन। M सॉलिड इज द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ मेटल का कटायन। तो नॉन मेटल के केस में कैसा लिखना पड़ेगा अपने को, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो फ्लोरीन माइनस मतलब फ्लोरीन का अनायन अपॉन फ्लोरीन गैसियस फॉर्मेट। तो F- अपॉन F2 इज इक्वल टू P/R। तो मैं ये बता रहा हूं कि ये हमेशा वन नहीं रहने वाला है। यहाँ पे सॉलिड वाले मेटल रहते तो उसको अपन इग्नोर कर देते, लेकिन वो चीज वन रहेगी हमेशा, ये जरूरी नहीं है। अगर कैथोड वाला भी मेटल है, एनोड वाला भी मेटल है, तो ये चीज वन हो सकती। जैसे इस वाले एग्जांपल में देखो, यहाँ पे जिंक सॉलिड और कॉपर सॉलिड ये कहीं नहीं दिख रहा है इस इक्वेशन में। क्यों? क्योंकि सॉलिड के लिए लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग बन लेते हैं ना उसका एक्टिविटी। तो यहाँ पे मेटल नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर इसमें गैसियस चीजें आ गई तो गैसियस चीजें आने के बाद उसका पार्शियल प्रेशर लिखना पड़ेगा कुछ इस फॉर्मेट में। तो वो सारी चीजें दिखाई देंगी इसमें अपने को, ठीक है। उस चीज का अपन ध्यान रखें। तो डैनियल सेल के लिए ई सेल कैसे डिफाइन होता है, ई नॉट सेल माइनस RT अपॉन 2F ln Zn2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस। सर ये 2 कहाँ से आया, ये 2 आया N से, है ना। वहां पे RT अपॉन NF रहता है, कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं ये वाली रिएक्शन में, तो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। कटायन वाली चीज पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, अनायन वाली चीज पे 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो उसका एलसीएम कितना है, 2 है। 2 और 2 का एलसीएम 2 होता है, इसलिए N की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। मिहिर कमेंट करे, यस सर। समझ में आ रहा है ना मिहिर? हाँ सर। ओके थैंक यू। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं है क्लास में, तो आप एकदम फ्रीली अपने डाउट्स डिफिकल्टीज पूछ सकते हैं। जो चीज समझ में आता है बहुत बढ़िया, जो चीज नहीं समझ में आता है 3-4 बार और अपन एक्सप्लेन कर देंगे। सिर्फ रिक्वेस्ट ये है सब लोगों से कि टॉपिक होने के बाद वो वाला आर्टिकल होने के बाद उसके क्वेश्चंस प्लीज प्रैक्टिस कर लिया करो। अगर अब तक आप लोगों ने, और जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं उन लोगों के लिए भी, जिन लोगों ने क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं किए, टॉपिक का फील आने के लिए क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी होता है। मॉड्यूल से क्वेश्चन सॉल्व करे, PYQs देखो कौन से फॉर्मेट के, कैसे है PYQs, उससे आइडिया आएगा कि टॉपिक से कैसे टाइप के क्वेश्चंस फाइनल एग्जाम में आते हैं और अपने को क्या क्या प्रिपेयर करने की जरूरत है। लेक्चर रिवाइज होने के बाद क्वेश्चंस का प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब इसको करते हैं अपन डिलीट। अब ये वाले सेल पे अपन थोड़ा ध्यान दें, डैनियल सेल होता है ना, उस पर अपन थोड़ा ध्यान देंगे। तो इसका अपने को अभी रिएक्शन लिखना है। तो कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे होता है रिडक्शन। रिडक्शन किसका हो रहा है, C फॉर कॉपर, C फॉर कैथोड। तो कैथोड का रिडक्शन बता दें अपन, इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, गाइस प्लीज वेट। हाँ 2 इलेक्ट्रॉन, और फिर ये बन गया कॉपर न्यूट्रल। और एनोड पे क्या रिएक्शन होगी, एनोड पे जिंक वाली जो चीज है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी और Zn2 प्लस बन जाएगी। ठीक है, तो ये 2 रिएक्शंस हो रही है यहाँ पे। अब इसमें अपन को P/R लिखना है।
ये जो रिएक्शन दिख रही है ना, इसमें मुझे P/R लिखना है। तो P/R कैसे होगा? कैथोड का P कौन? तो कॉपर। कैथोड का P कौन? कॉपर। लिख दिया अपन ने कॉपर। मल्टीप्लाइड बाय एनोड का प्रोडक्ट कौन? Zn2+। इलेक्ट्रॉन्स इग्नोर कर देते हैं यहाँ पे। Zn का कटायन, ठीक है, ये Zn2+ लिख दिया अपन ने, मस्त एकदम। डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, कैथोड का रिएक्टेंट कौन? कैथोड का रिएक्टेंट Cu2+। और कैथोड और एनोड का रिएक्टेंट कौन? Zn मेटल वाला, राइट। अब देखो ये हो गया प्रॉपर फॉर्मेट। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये वाली चीज अपन 1 ले लेते हैं। सर क्यों लिया 1? क्योंकि सॉलिड एम इज टेकन टू बी यूनिटी। ये देखो यहाँ पे मैंने येलो कलर से स्क्वायर बनाया, मतलब मार्क कर दिया इसको, और यहाँ पे भी इसको ले लेंगे 1। तो फॉर्मूला क्या बन गया? ये बन गया फाइनल फॉर्मूला। अब ये तो अपने को समझ में आ गया। तो लर्न क्या करना है? लर्न करने वाली चीज, काम की चीज ये है P/R। तो P/R मतलब क्या होता है? C इंटू डी डिवाइडेड बाय A इंटू बी। कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन क्यों ना हो, उसमें 4 चीजें तो रहेंगी ना। कैथोड पे रिडक्शन वाली रिएक्शन के 2 चीजें, एनोड पे ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन की 2 चीजें। तो बस वही 4 चीजें अपने को यहाँ पे लिखनी है। तो इसमें डरना नहीं है। लोगों को क्या होता है, सॉलिड वाले तो अच्छे से कर लेंगे सर, उसमें तो वो सॉलिड वाला लेने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जिस केस में मेटल नहीं है, सपोज क्लोरीन आ गया, कभी कभी हाइड्रोजन आ जाता, फिर वो हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर लेना पड़ता सर, फिर वो वाले क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते हैं। तो वो चीज गलत नहीं होगी अगर आप C इंटू डी अपॉन A इंटू बी यूज करेंगे तो। फॉर मोर डिटेल्स यू कैन रिवाइज केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है रिएक्शन कोशेंट। अगर रिएक्शन कोशेंट आप लोगों को समझ में आता है तो ये वाली चीज भी आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगी, ठीक है। फिर इसमें ये बहाना मत बनाना कि नहीं सर वो केमिकल इक्विलिब्रियम समझा नहीं था। नहीं भी समझा था केमिकल इक्विलिब्रियम तो रिएक्शन कोशेंट का फॉर्मूला याद तो रख सकते हैं, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, जो के का फॉर्मूला वही क्यू का फॉर्मूला, राइट। तो रिएक्शन कोशेंट अपन ने लिख लिया। इसमें सॉलिड वाली चीजों में प्रॉब्लम नहीं आता है, लेकिन मैंने देखा है स्टूडेंट्स गलती करते हैं जिस केस में सॉलिड्स नहीं रहते हैं, मेटल्स नहीं रहते हैं, यहाँ पे गैशियस रिएक्टेंट्स या गैशियस प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं। तो वो वाली चीज में अपन ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब ये नस्ट इक्वेशन आया कैसे, तो वो भी हमारे आज वाले क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। उसका पूरा डेरिवेशन तो नहीं देखेंगे, लेकिन कौन से कंसेप्ट से नस्ट इक्वेशन डेवलप हुआ वो हम लोगों को पता होना चाहिए, वो चीज डिस्कस की जाएगी। इसमें कोई डिफिकल्टी, एनी डाउट्स इन दिस स्लाइड, एनी कंसर्न्स? चलो नहीं है कोई बात नहीं, अपन आगे बढ़ते फिर। नेक्स्ट, हाँ, तो डैनियल सेल के लिए जब कॉन्सेंट्रेशन चेंजेस रहता है और टी की वैल्यू 298, वो स्टैंडर्ड वाली कंडीशन है ना, रूम टेम्परेचर 298 केल्विन, 300 केल्विन, 27 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस मोर और लेस, तो वहां पे ये वाली वैल्यू कितनी आ जाती है? 0.0591 आती है। ये आप लोगों ने लर्न भी की होगी वैल्यू। तो ये एक्चुअली कहाँ से आया? वो RT अपॉन NF लिखते हैं ना अपन, RT अपॉन NF। तो अलग अलग रिएक्शंस में ये n का वैल्यू तो चेंज होगा, लेकिन RT अपॉन F तो कांस्टेंट ही रहेगा ना, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो। RT अपॉन F ये खुद आ जाता है 0.0591। ये लर्न कर सकते हैं। पता है ना F की वैल्यू कुछ तो भी होती है, 47,000 वगैरह कुछ होती है, मेरे को याद नहीं है। R की वैल्यू 8.74 जूल वाली वैल्यू ले लेंगे अपन, 0.0821 ATM लीटर वाली वैल्यू, जो भी वैल्यू कंसीडर करनी है, और टेम्परेचर का वैल्यू केल्विन स्केल, सब कुछ ऐसा यूनिट्स में चलाते हैं अपन, तो R भी 8.74 लेंगे, राइट। एंड E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस RT अपॉन NF log of Zn2 plus अपॉन Cu2 plus। ये 2 कहाँ से आया? ये 2 LCM है। किसका LCM है? कैथोड रिएक्शन एंड एनोड रिएक्शन दोनों का मिला के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, दिस इज LCM ऑफ कैथोडिक हाफ सेल
एंड एनोडिक हाफ सेल। एलसीएम है किसका? कैथोडिक हाफ सेल का और एनोडिक हाफ सेल का। और काय का एलसीएम? जाहिर सी बात है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं उसका एलसीएम है। अब नॉट नेसेसरी दैट इट विल ऑलवेज बी आयन ऑफ कैथोड अपॉन आयन ऑफ एनोड। हाँ ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। तो कैथोड का आयन अपॉन एनोड का आयन हर बार ये होगा ऐसा जरूरी नहीं है, वो चीज चेंज भी कर सकता है। तो सिर्फ ये याद रखिए पी बाय आर लिखना है, ये यहाँ पे आर लिखेंगे, पी बाय क्यू नहीं चाहिए यहाँ पे, पी बाय आर। सिर्फ ये कंसेप्ट याद रखिए पी बाय आर होना चाहिए कैथोड और एनोड के लिए, और उनको अलग से लिखना। मैं तो हमेशा यही करता हूँ कि रिएक्शंस को अलग से, जैसे पिछले वाले स्लाइड में अपन ने लिखा ना डैनियल सेल के लिए, कैथोडिक हाफ अलग से लिख दिया, एनोडिक हाफ अलग से लिख दिया, और बाद में फाइनल रिएक्शन में CD अपॉन AB कर दिया। तो ये जो लॉग के अंदर वाली चीज है ये बड़े ध्यान से अपने को प्लेस करना है, ठीक है। फिर क्या होता है, लर्न करते करते क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते डैनियल सेल के लिए जिंक का कटायन अपॉन कॉपर का कटायन अपन लिख देते हैं हर बार ही, लेकिन ऐसा हर बार होगा जरूरी नहीं है। डैनियल सेल में हर बार होगा, सॉलिड सॉलिड वाले में हर बार होगा, लेकिन हम लोगों को डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जिसमें मेटल नॉन मेटल वाले सेल भी मेंशन हो सकते हैं, नॉन मेटल वाले सेल भी मेंशन हो सकते हैं, तो उसमें अपन ध्यान रखें। सर ये कैसे ध्यान रखना है इसका प्रैक्टिस हम अभी करेंगे, ठीक है। और नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं है, याद रखेंगे इस चीज को। ओके, एनी डिफिकल्टीज, कोई कंसर्न यहाँ तक, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है, गुड। इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, वैसे बेसिक नॉलेज ये है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। अब ये जनरलाइज इक्वेशन है, ये याद रखना है, ठीक है। तो इसको मैं लिख देता हूँ लर्न दिस, ये अगर याद रखेंगे तो अपना फायदा होगा। तो ए प्लस बी बी गिव्स सी सी प्लस डी डी, राइट। अब नस्ट इक्वेशन आर टी अपॉन एन एफ एल एन क्यू, ये 1 लिखा है यहाँ पे उसने, ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें मैं अज्यूम कर लेता हूँ, आई एम अज्यूमिंग, क्या अज्यूम कर रहा हूँ मैं, ए जो है वो चीज सी बना रहा है, ये मेरा अजम्पशन है, ठीक है, क्योंकि ये एबीसीडी वाली रिएक्शन है ना। और बी जो है वो क्या बना रहा है, डी बना रहा है, ठीक है। दिस इज माय अजम्पशन, राइट, आई कैन अज्यूम दिस, ठीक है। तो ए जो सी बना रहा है इसको मैं कैथोडिक हाफ कंसीडर करता हूँ, और बी जो डी बना रहा है इसको मैं एनोडिक हाफ कंसीडर कर लेता हूँ, चलेगा, राइट, कर सकते हैं ऐसा कंसीडर अपन। तो कैथोडिक हाफ में एक्चुअली क्या रिएक्शन हो रहा है, देखो एन इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो कैथोड में क्या होता है, कैथोड में होता है रिडक्शन। तो टेक्निकली हो ये रहा है कि ए प्लस एन इलेक्ट्रॉन्स गिव्स सी एंड बी गिव्स डी प्लस एन इलेक्ट्रॉन्स, ये हो रहा है इसमें, बराबर है। अब अगर एन इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो फिर जैसे किसी रिएक्शन में, इसमें सपोज फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन इमेजिन करो कि यहाँ पे ए वाली रिएक्शन को 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ती और बी वाली चीज 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करती, हो सकता है ये चीज, बिल्कुल हो सकता है, इमेजिन कर सकते हैं। बी जो है वो एल्यूमिनियम जैसा इमेजिन कर लो, जाने दो अपन एग्जांपल नहीं लेते, नहीं तो फिर उसमें ई नॉट का प्रॉब्लम आ जाएगा। तो ए वाली चीज को 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए रिड्यूस होने के लिए, और बी वाली चीज जब ऑक्सीडाइज होगी तो वो 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देगी। फिर इसमें कॉमन ग्राउंड कहाँ पे आया, तो कॉमन ग्राउंड आया n इज इक्वल टू 6 पे। n इज इक्वल टू 6 का मतलब क्या है इस केस में, 2 और 3 का एलसीएम है। एलसीएम क्यों लिया, सोचो, एक ही रिएक्शन बार बार होगी तो एक बार में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 बार में 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 बार में 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। बी वाली रिएक्शन 2 बार में 6 इलेक्ट्रॉन दे देगी, तो इसलिए हमें n नंबर ऑफ टाइम्स, बहुत बार वो रिएक्शंस करवानी पड़ती है, तो सबसे कम नंबर ऑफ टाइम्स वो रिएक्शन करानी पड़ेगी जिसमें n की वैल्यू 6 आएगी। तो ए वाली जो रिएक्शन है इसको अगर मैं 3 बार रन करूं, इसको क्या किया, 3 बार मैंने इसको रन किया, तो नीचे वाली रिएक्शन को मैं कितने बार रन करना चाहूंगा,
नीचे वाली रिएक्शन को मैं 2 बार रन करना चाहूंगा, जिसकी वजह से n = 6 आ जाए और रिएक्शन बैलेंस हो जाए और कोई भी इलेक्ट्रॉन्स कहीं भी पेंडिंग ना रह जाए। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पेंडिंग नहीं रहने चाहिए, बच नहीं जाने चाहिए। ठीक है, कैथोड में पूरे यूज हो जाने चाहिए और एनोड से जितने निकले उतने सारे के सारे यूज हो जाने चाहिए, वेस्ट नहीं होने चाहिए इलेक्ट्रॉन्स। तो ये फाइनल इक्वेशन बन गया। और एट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ई सेल बिकम 0। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे ये वाली चीज अगर 0 है तो ये चीज इधर जा सकती, ये इधर जा सकती, तो ये वाला फॉर्मूला बन सकता है। तो ई नॉट सेल इज, और फिर क्यू की जगह क्या आएगा, राइट। इसमें केमिकल इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट, एट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम K = Q। इक्विलिब्रियम कंडीशन पे K Q के इक्वल हो जाता है और ई सेल 0 हो जाता है। तो अब इसमें लोगों को आता है एक कंसेप्ट में डाउट, मिसकंसेप्शन, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल एट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ई सेल जो है वो ई नॉट सेल के इक्वल होता है कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पे, तो नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस चीज का ध्यान रखे, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। लोगों को क्या लगता है ई सेल ई नॉट सेल के इक्वल हो गया, कब, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे। नहीं, ई सेल ई नॉट सेल के इक्वल कब होता है, जब कॉन्सेंट्रेशन स्टैंडर्ड है। मतलब ये वाली वैल्यूज 1 1 1 1 हो जाएगी तो log 1 0 हो जाएगा, तो ये वाली चीज 0 हो जाएगी तो ई सेल ई नॉट सेल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मैं इसको एक बार और एक्सप्लेन करना चाहता हूँ ठीक से। ई सेल is equal to E naught cell. This is valid when concentrations are 1 1 मतलब यूनिटी। अगर concentrations 1 है तो ही ई सेल जो है वो ई नॉट सेल के इक्वल हो जाता है। ठीक है, ई सेल is equal to 0 when equilibrium is attained। ई सेल जो है वो 0 हो जाएगा कब, जब इक्विलिब्रियम आ जाता है तब। इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे ई सेल 0 है। एट इक्विलिब्रियम ई सेल is not equal to E naught cell। ठीक है, अब जो लोग क्लास में हैं ध्यान से सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत इंटरेस्टिंग केस मैं अभी बताने वाला हूँ। मेरा क्वेश्चन सुने, ई सेल जो है वो ई नॉट सेल हुआ कब हुआ, जब कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी है तब। तो मुझे एक चीज बताओ कि ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल सिर्फ स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे आएगा कि कोई भी टेम्परेचर पे चलता। थिंक, क्वेश्चन इज द वैल्यू, और आंसर एकदम से दे मत देना, हाथ उठा लेना पहले। द वैल्यू ऑफ ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर और एट एनी टेम्परेचर। बताओ, ई नॉट सेल की वैल्यू और ई सेल की वैल्यू सिर्फ स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे सेम रहेगी कि कोई भी टेम्परेचर पे सेम रह सकती है। शांति से सोचो इसको, नर्स्ट इक्वेशन को देखो और फिर आंसर दो। जो लोग आंसर देना चाहेंगे हाथ उठा सकते हैं। कोई आंसर नहीं देना चाहेंगे, ठीक है, मैं आंसर दे देता हूँ। आंसर इज एट एनी टेम्परेचर।
कोई सोचना चाहेंगे इसमें कि एट एनी टेम्परेचर क्यों आया? कोई बताना चाहेंगे? सर 2 हाँ मिनट मिहिर, सोचने दो सर। हाँ बिल्कुल सोचिए सोचिए, टेक योर टाइम, आराम से। आंसर तो बता दिया मैंने, अब इसके ऊपर आंसर पे रीजन सोच लो। नेक्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला देखो, हेल्प मिलेगी। सर क्योंकि वो जो लॉग का फॉर्मूला है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता सर। लॉग का फॉर्मूला टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, थोड़ा सा करेक्ट बोल रहे हो आप, थोड़ा और सोच लो। आप ये सोचो कि अगर कॉन्सेंट्रेशन 1 हो गए तो लॉग पे क्या होगा? मीर आप सही डायरेक्शन में सोच रहे हो, थोड़ा और पुश करो खुद को। बता रहे आंसर? नहीं सर बता दो। ठीक है, देखो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है ई सेल इक्वल्स ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ, आर टी अपॉन एन एफ, और इसको अपन ने मल्टीप्लाई किया है कुछ तो भी लॉग वाली चीज से, है ना? तो अगर वो जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही चीज log 1 हो जाए, मतलब log 1 0, तो ये वाली चीज पूरी की पूरी जीरो हो गई, तो माइनस करने के बाद अपन माइनस जीरो कर रहे हैं उसमें से, जीरो माइनस कर रहे हैं मतलब कुछ भी घटा नहीं रहे, तो टेम्परेचर की कुछ भी वैल्यू हो जाए कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है ना, क्योंकि लॉग वाली ब्रैकेट वाली चीज जीरो हो जाएगी, क्योंकि log 1 जीरो है। तो लॉग के अंदर टेम्परेचर नहीं है, ये बात तो करेक्ट बताई मिहिर आपने, लेकिन लॉग वाली चीज log 1 जीरो बन गई, तो उससे कुछ भी मल्टीप्लाई कर लो तो फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल हो जाएगा, सिर्फ कंडीशन कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी हो तो भी सफिशियंट है, मतलब पूरी की पूरी स्टैंडर्ड कंडीशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी बन गया तो भी अपना काम हो जाएगा, टेम्परेचर को स्टैंडर्ड बनाने की जरूरत नहीं है। तो ई सेल को ई नॉट सेल बनने के लिए टेम्परेचर स्टैंडर्ड हो, टेम्परेचर 300 केल्विन हो, 298 केल्विन हो, वो चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है। किसी भी टेम्परेचर पे ई सेल ई नॉट सेल के इक्वल आ जाएगा अगर यूनिटी है कॉन्सेंट्रेशन, तो इफ कॉन्सेंट्रेशन यस। इज यूनिटी। बताइए मिहिर, समझ में आया क्या? हाँ सर समझ में है। ठीक है, आप लॉग के बारे में सोच रहे थे और आप ये सोच रहे थे कि टेम्परेचर का टर्म लॉग के अंदर नहीं है, लेकिन टेम्परेचर का टर्म लॉग से मल्टीप्लाइड है, तो ये अच्छी चीज है। इस पे एमसीक्यूज बनते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि एमसीक्यूज दो टाइप के रहते हैं, एक तो रहते हैं न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, फॉर्मूला दे दिया वैल्यूज दे दी, सॉरी फॉर्मूला लर्न है वैल्यूज दे दी और अपन सॉल्व करते हैं आंसर निकालते हैं। दूसरे क्वेश्चन होते हैं कंसेप्चुअल, उसके लिए बोलते हैं ना एनसीईआरटी पढ़ना, एनसीईआरटी पढ़ना, तो ये वाला जो है ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको अपन ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं अभी। तो अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम कंडीशन ई सेल बिकम जीरो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाँ तो ई नॉट सेल के साथ केसी आ गया, राइट? तो ई नॉट सेल केसी और ई सेल जीरो, ई सेल जीरो तभी तो ई नॉट सेल केसी के इक्वल आया, बराबर है? क्यू की जगह केसी लिखा अपन ने। ओके, तो नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट क्या है, क्या बोल रहा है अभी ये नेक्स्ट पॉइंट? नेक्स्ट इक्वेशन है इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन डिफिकल्ट टू मेजर अदरवाइज कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम करस्पॉन्डिंग ई नॉट वैल्यूज ऑफ द सेल।
वाई ई सेल इज जीरो एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, वो सेल स्टॉप हो जाता है। ये अभी अपन ने डिस्कस किया, अभी कर लिया हम लोगों ने डिस्कस। तो जो सेल है, सेल स्टॉप्स जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, सेल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना स्टॉप कर देता है, इसलिए ई सेल जो है वो चीज क्या हो जाएगी, ई सेल जीरो हो जाएगा। ठीक है। और इक्विलिब्रियम ऑफ द रिएक्शन, तो आप लोगों ने देखा होगा केमिकल इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस में ऐसा लिखा हुआ आता है कि K इज इक्वल टू सपोज 3 इंटू 10⁻⁻8 या 10⁻⁻6, ऐसी कुछ वैल्यूज होती है, राइट। तो ये वाली वैल्यूज कैसे मेजर की, ये वैल्यूज हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की मदद से मेजर की गई है। ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये एप्लीकेशन है इक्विलिब्रियम की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए, के इक्विलिब्रियम वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है। तो इसमें तो और कोई डाउट नहीं होगा, कोई डाउट है तो हाथ उठा के पूछ सकते हैं। चलो अपन आगे बढ़े। हाँ, अब नॉस्ट इक्वेशन एंड इक्विलिब्रियम। तो फिगर 3.1 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से डायग्राम को रेफर करो, और डैनियल सेल के सर्किट की बात हो रही है। इज क्लोज, वी नोट दैट द रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड एज टाइम पासेस concentration of Zn keeps on increasing and concentration CO2 plus keeps on decreasing। याद करो, ये फर्स्ट क्लास में बताया था। कॉपर वाला सॉल्यूशन becomes faint, है ना, एंड Zn का क्वांटिटी इज इंक्रीजिंग, Zn का क्वांटिटी इज इंक्रीजिंग नहीं, Zn2 plus क्वांटिटी इज इंक्रीजिंग। कॉपर वाला जो सॉल्यूशन है वो क्या हो रहा है, फेंट हो रहा है, और जिंक वाले का क्वांटिटी बढ़ रहा है। और एट द सेम टाइम क्या होता है, वोल्टेज ऑफ द सेल एज रेड ऑन द वोल्टमीटर कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। सोचो ना, लॉजिकली सोचो, सेल अपन ने बनाया, अपन ने क्या किया, उसको 11 मोलर कॉन्सेंट्रेशन लेके सेल तो अपन ने डेवलप कर दिया, लेकिन जब वो सेल काम कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है, तो जाहिर सी बात है उसके कॉन्सेंट्रेशन चेंज होंगे। तो इमीडिएटली आफ्टर स्टार्टिंग द सेल, वो चीज स्टैंडर्ड सेल जैसा रहेगा 11 मोलर कॉन्सेंट्रेशन के साथ, लेकिन 2-5 मिनट के बाद या 10-15 सेकंड के बाद ही उसके कॉन्सेंट्रेशन वेरी कर जाएंगे। कॉन्सेंट्रेशन वेरी कर गए मतलब उसका कॉन्सेंट्रेशन अब 11 मोलर रहा क्या, नहीं। तो इसका मतलब वो सेल अब धीरे धीरे स्लो डाउन होएगा, स्लो डाउन इन द सेंस उसका पोटेंशियल का वैल्यू कम होगा, राइट। तो जैसे इसका डेनियल सेल का पोटेंशियल कितना होता है, 1.1 होता है, तो 1.1 कब है, जब 11 मोलर कॉन्सेंट्रेशन है। 10 सेकंड 50 सेकंड सेल रन करने के बाद कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाएंगे ना, कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाएंगे तो रीडिंग ऑन द वोल्ट मीटर भी डिक्रीज हो जाएगा। आफ्टर सम टाइम वी शैल नोट दैट देयर इज नो चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन एंड एट द सेम टाइम वोल्ट मीटर गिव्स जीरो रीडिंग। और वो वोल्ट मीटर जीरो रीडिंग आ गई मतलब इक्विलिब्रियम आ गया। इक्विलिब्रियम आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, इक्विलिब्रियम का मतलब है सेल हैज स्टॉप्ड वर्किंग, डज नॉट जनरेट मोर इलेक्ट्रिसिटी। अब जनरेट मतलब एक्चुअली वो केमिकल एनर्जी को, जनरेट मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं हो रही है वहां पे, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, बट सेल जो है वो उसने काम करना बंद कर दिया अभी, और अभी और कोई इलेक्ट्रिसिटी बना नहीं रहा है वो, केमिकल एनर्जी इज बीइंग कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल, BEING, और यहाँ पे ब्रैकेट कंप्लीट करना है। तो जनरेटेड का मतलब वहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं हो रही है, सिर्फ केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है। एनी डिफिकल्टीज इन दिस, ये वाले पॉइंट में कोई डाउट, ये जो स्टेटमेंट है एज इट इज एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से उठाया है, देखो कॉपी पेस्ट किया इसलिए फिगर 3.1 भी वैसा का वैसे ही लिखा है। तो फिगर 3.1 देखने का और उसके पास का स्टेटमेंट रीड करने का, और ये समझने का कि वोल्ट मीटर का रीडिंग कम होता जाता, क्यों कम हो रहा है वोल्ट मीटर का रीडिंग, कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो गए। अब वो चीज डैनियल सेल तो है, लेकिन स्टैंडर्ड वाला डैनियल सेल नहीं है। 50 सेकंड के बाद में उसके कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो गए, कॉपर वाले सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन कम हो गए, जिंक वाले सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गए। ठीक है। इसको अपन मैथमेटिकली भी देखते हैं, चलो। ई सेल इक्वल्स ई नॉट सेल माइनस RT अपॉन NF इंटू लॉग, RT अपॉन NF लिख दिया, लॉग वगैरह सब लिख दिया। लॉग में क्या लिखते हैं अपन, Zn 2 प्लस डिवाइडेड बाय CO2 प्लस लॉग ब्रैकेट कंप्लीट।
प्लीज गिव मी 1 मोमेंट। हाँ अब बेटर है, मस्त एकदम। देखो इधर माइनस आर टी अपॉन एन एफ इंटू है ना ये लॉग ऑफ जेड एन टू प्लस अपॉन सी यू टू प्लस। तो सोचो क्या हो रहा है, जेड एन टू प्लस की वैल्यू बढ़ रही है, सी यू टू प्लस की वैल्यू कम हो रही है, राइट। तो उससे क्या हो रहा है, लॉग की वैल्यू बढ़ रही है। लॉग की वैल्यू बढ़ रही है मतलब जो चीज हम ई नॉट सेल से घटा रहे हैं वो चीज बढ़ रही है, तो ई सेल की वैल्यू कम हो रही है। देखो मैथमेटिकली भी आता है, लॉजिकली नहीं समझ में आता जाने दो, अपना मैथ स्ट्रांग है, वो चीज अपन बेनिफिट में लेंगे। Zn2 plus is increasing, Cu2 plus is decreasing, which means value of log is increasing, which means जो चीज माइनस कर रहे हैं उसकी वैल्यू बढ़ रही है, उसकी वैल्यू बढ़ रही है मतलब ई सेल की वैल्यू कम हो रही है। ऐसा मैथमेटिकली भी हम डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे टाइम पास होता है वैसे वैसे ई सेल क्या होता है, ई सेल जीरो बन जाता है, ये चीज इक्विलिब्रियम आ जाएगी, ये इक्विलिब्रियम आ गई मतलब वो ई नॉट सेल के इक्वल हो गई, बराबर है कि नहीं। 1 1 से स्टार्ट किया लेकिन इक्विलिब्रियम पे पहुंच गए, इक्विलिब्रियम पे पहुंच गए तो ई नॉट सेल इसके इक्वल बन गया क्योंकि ई सेल जीरो हो चुका है। इसमें कोई डिफिकल्टी, किसी को डाउट होगा तो प्लीज पूछ लो यार, जनता को समझ में आ रहा है ना। हर्षिता प्लीज अनम्यूट। हर्षिता, हर्षिता, यस सर। हर्षिता आपको समझ में आ रहा है ना, यस सर। बोर तो नहीं हो रहा है? नो सर। थैंक यू सो मच हर्षिता। प्रणव, प्रणव का तो माइक का ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है, अनम्यूट भी करूँ तो कैसे करूँ, पता नहीं, जाने दो। एनीवेज, तो ये लिख लो यार, ये चीज लिख लो, ये लिख लोगे तो फ्यूचर में कभी रिवाइज करने का मन किया तो काम आएगा। लिखवा देते हैं, वैल्यू ऑफ लॉग जो भी है ना लॉग में इज इंक्रीजिंग, देयरफॉर वैल्यू ऑफ ई सेल इज डिक्रीजिंग। और ई सेल की वैल्यू कब तक डिक्रीज होगी, जीरो होने तक डिक्रीज होगी, उसके बाद वो डिक्रीज होना भी बंद हो जाता है, उसके बाद उसका गिव अप हो जाता है, तो लाइफ में सारी इच्छा छोड़ देता है कि जाने दो अब कुछ नहीं हो सकता, हाथ खड़े कर देता है वो। ई सेल निगेटिव नहीं जाने वाला इसमें, इक्विलिब्रियम आ गया। जैसे इक्विलिब्रियम आता है ना, सोचो रिएक्टेंट ज्यादा से स्टार्ट किया तो रिएक्शन आगे जाएगी फिर इक्विलिब्रियम आएगा, ज्यादा प्रोडक्ट से स्टार्ट किया तो रिएक्शन पीछे आएगी फिर इक्विलिब्रियम आएगा। लेकिन प्रोडक्ट्स ज्यादा से अगर स्टार्ट करेंगे तो रिएक्शन पीछे आएगी, तो और ज्यादा पीछे थोड़ी आएगी कि वापस फॉरवर्ड जाने मिले, है ना। वो कोई एसएचएम नहीं है, वो कोई झूला नहीं है कि एक्स पॉइंट से छोड़ा तो उधर के टर्मिनल एंड पॉइंट तक गया और फिर घूमता रहेगा। इक्विलिब्रियम में क्या होता है, एक्स पॉइंट से छोड़ा तो इक्विलिब्रियम पे आके रुक जाएगा वो। तो वही चीज यहाँ पे भी हो रहा है, ई सेल जीरो बन जाएगा। शुरुआत में ई सेल पॉजिटिव है, इक्विलिब्रियम पे आके ई सेल जीरो बन जाएगा, ई सेल निगेटिव में जाके वापस जीरो पे नहीं आएगा, स्वे नहीं करेगा वो एसएचएम जैसा, पेंडुलम जैसा, ठीक है। चलो हो गया ये पॉइंट लिख लेना। वैल्यू ऑफ लॉग, जो भी चीज लॉग में लिखी है उसकी वैल्यू बढ़ रही है, उसकी वजह से ई सेल की वैल्यू कम हो रही है, ठीक है। अपन आगे बढ़ सकते हैं अभी, लेट अस गो अहेड नेक्स्ट। हाँ तो ये एनसीईआरटी से लिया है, ये एकदम स्टार्टिंग का कंसेप्ट है, फर्स्ट डे नहीं पढ़ाया था क्योंकि ये मुझे नर्स्ट इक्वेशन के साथ पढ़ाना है। तो यहाँ पे देखो तीन कंडीशंस है, ये ई एक्सटर्नल ग्रेटर देन 1.1, ई सेल एक्सटर्नल 1.1 और ई एक्सटर्नल लेस देन 1.1। तो यहाँ पे देखो ये जो डैनियल सेल है उसमें अपन ने ऊपर से अलग से बैटरी लगाई हुई है, प्लीज पे अटेंशन, ये अलग से बैटरी है, ये अलग से बैटरी है और ये अलग से बैटरी है, इसलिए उसको ई एक्सटर्नल बोला है, ठीक है। अगर ई एक्सटर्नल 1.1 के इक्वल है मतलब जितना सेल का पोटेंशियल है एग्जैक्टली उतना पोटेंशियल अगर अपन लगा दे अपोजिट डायरेक्शन में, तो नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और करंट, नो केमिकल रिएक्शन, कोई फ्लो नहीं होगा, रिएक्शन नहीं होगी, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है, ठीक है। तो इसको अपन लिखते थे, दिस इज इक्विलिब्रियम कंडीशन, राइट। अब अगर हम एक्सटर्नल वाला जो पोटेंशियल है वो एक्सटर्नल वाला पोटेंशियल सेल के पोटेंशियल से कम लगाते हैं, तो लेस देन 1.1 लगाया तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम जिंक रॉड टू कॉपर रॉड, हेंस करंट फ्लोस फ्रॉम कॉपर टू जिंक, जिंक डिसॉल्व्स एट एनोड एंड कॉपर इज डिपॉजिटेड एट कैथोड। तो ये जो कंडीशन, ये क्या है, ये
डैनियल सेल की नॉर्मल वाली कंडीशन है। ठीक है, ये डैनियल सेल का नॉर्मल वाला कंडीशन है, जो अब तक अपन पढ़ते आए हैं वही वाली चीज है। सिर्फ इसमें फर्क क्या है? इसमें फर्क ये है कि जो ई सेल है, ई सेल इज नाउ नॉट 1.1, उससे थोड़ा कम है। एक्सटर्नल जो है वो 1.1 से कम लगाया ना, तो सेल तो पूरी कोशिश करेगा 1.1 लगाने की, लेकिन मान लो फॉर एग्जांपल ई एक्सटर्नल अप्लाइड इज 0.5, देन नेट सेल पोटेंशियल डेवलप इज 1.1 माइनस 0.5 इक्वल 0.6। ठीक है, हाँ रखो इसको। ठीक है, तो ई एक्सटर्नल अगर अपन ने 0.5 अप्लाई किया सपोज, तो सेल पोटेंशियल कितना डेवलप हो, सेल कितना पोटेंशियल दे सकता, 1.1 दे सकता, लेकिन 0.5 तो अपोजिट डायरेक्शन में उसको रेजिस्टेंस आ रहा है ना, रेजिस्टेंस मतलब अपने नॉर्मल बोली भाषा वाला रेजिस्टेंस, अड़थड़ा आ रहा ना उसको 0.5 का, प्रॉब्लम हो गया। तो वो प्रॉब्लम ओवरकम करने के बाद जितनी बची कुची जान है उतनी 0.6 के इक्वल है। 1.1 का पोटेंशियल वो देता था अगर एक्सटर्नल नहीं लगाते थे तो, लेकिन 1.1 पे एक्सटर्नल लगाने की वजह से, 0.5 का एक्सटर्नल लगाने की वजह से वो सिर्फ 0.6 तक दे सकता, उससे ज्यादा नहीं दे सकता। और यहाँ पे जिंक डिसॉल्व हो रहा है और कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, ये चीज एग्जैक्टली वैसी है जैसी अब तक अपन ने पढ़ी है, राइट। जिंक वहां पे भी पार्ले जी बिस्किट टूट के गिरता था और कॉपर पे फिशिंग होती थी डैनियल सेल में, तो वही चीज यहाँ पे हो रहा है, इसलिए डैनियल सेल की नॉर्मल वाली कंडीशन। ठीक है, अब ये तीसरा वाला देखो, ये और ज्यादा इंटरेस्टिंग है, डैनियल सेल की, डैनियल सेल से अपोजिट कंडीशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सटर्नल ना हमने 1.1 से ज्यादा दे दिया, तो जो सेल है, सेल ने 1.1 वोल्ट की मेहनत की, लेकिन एक्सटर्नल अप्लाइड पोटेंशियल ज्यादा था, तो सेल काम नहीं कर पाया। अब इसमें इसलिए क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। तो यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है वो कहाँ फ्लो हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, जबरदस्ती जिंक वाली चीज को चिपकाया जा रहा है और कॉपर वाली चीज को जबरदस्ती तोड़ा जा रहा है। तो याद करो, मैंने बताया था जिंक अपने आप टूट के गिरता, कॉपर पे अपने आप फिशिंग होती, ये चीज कौन सी है, अपने आप। लेकिन कॉपर वाली चीज को तोड़ तोड़ के गिराना है और जिंक वाली चीज पे कटायंस चिपकाने हैं, तो बाहर से हमेशा मेहनत करनी पड़ेगी और एक्सटर्नल पोटेंशियल सेल के पोटेंशियल से ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इस कंडीशन में इफ अप्लाइड इज 1.6 नहीं 1.8 ले लेंगे चलो, देन नेट इफेक्ट ऑब्जर्व्ड इज, कितना नेट इफेक्ट दिखाई देगा, 1.1 1.8 माइनस 1.1 इज 0.7 का इफेक्ट दिखाई देगा वोल्ट। क्योंकि जो सेल है वो तो फाइट कर ही रहा है, कितनी फाइट कर रहा है वो जो सेल है वो 1.1 के इक्वल तो फाइट कर ही रहा है, लेकिन उसके आगे वो फाइट नहीं कर पाया, उसके आगे बोला बस अब गिव अप हो गया, अपन 1.1 तक फाइट कर सकते, उससे ज्यादा फाइट करना अपने बस का नहीं है। तो अपोजिट डायरेक्शन में कितना सेल दिखाई देगा पोटेंशियल, 0.7 का पोटेंशियल दिखाई देगा। इधर देखो करंट किधर जा रहा है, करंट कॉपर से एनोड की तरफ जा रहा है, सादे वाले में, नॉर्मल वाले में, और इसमें करंट कहाँ से कहाँ जा रहा है, कैथोड से एनोड जा रहा है, जिंक से एनोड जा, जिंक से कॉपर की तरफ जा रहा है। इंटरेस्टिंग चीज, यहाँ पे कैथोड कॉपर, यहाँ पे कैथोड जिंक, जबरदस्ती कराया ना, तो कैथोड पे जिंक टूट टूट के गिर रहा है, अब यहाँ सॉरी जिंक चिपक रहा है और कॉपर टूट टूट के गिर रहा है। तो अब मेरा एक क्वेश्चन, ये वाले कंडीशन में आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम कॉपर के सॉल्यूशन का कलर क्या होगा, डार्क होगा कि फेंट होगा, आंसर बताओ, इजी क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे तो।
What will be the effect on color of copper solution? प्लीज ट्राई कर सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन है. कोई नहीं बता रहा है, मैं बता देता हूं. कलर बिकम्स डार्क. डार्क कलर हो रहा है मतलब वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे वो चीज Cu2 प्लस बढ़ रहा है. Cu2 प्लस का क्वांटिटी इज इंक्रीजिंग. ठीक है, किसका कलर? Cu2 प्लस का है. लिख दूं क्या मैं Cu2 प्लस? ठीक है, कलर बढ़ रहा है Cu2 प्लस का. ओके, सो एनी डाउट्स, एनी डिफिकल्टीज? प्लीज रिप्लाई कर दो. चलो रिप्लाई कर दो. मिहिर होगी, चले गए? क्लास चालू करके चले गए? नहीं है. मिहिर क्लियर हो रहा है ना? नहीं है सर कुछ डाउट. बट समझ में आ रहा है ना? क्लियर हो रहा है ना कंसेप्ट? हाँ हाँ सर, हाँ सर. बोर तो नहीं हो रहा ना? नहीं नहीं. अगर बोर हो भी रहा हो तो ऑनेस्टली बता दो, अपनी घर की बात है. ठीक है, नहीं सर. ओके, थैंक यू मिहिर. तो इसको लिख लो, अच्छी चीज है, काम आएगा. जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं वो लोग भी लिख सकते हैं, वो लोग पॉज करके भी लिख सकते हैं. छोड़ो सर, इतनी थोड़ी मेहनत करेंगे हम. एक तो वीडियो भी देखे आपको, ऊपर से पॉज करके भी लिखे. ठीक है, लेट अस मूव अहेड. तो ये 3 डिफरेंट कंडीशंस है. इक्विलिब्रियम वाली जो कंडीशन है उसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है. इसमें जैसा होना चाहिए वैसे ही फ्लो हो रहा है, लेकिन कम पोटेंशियल से फ्लो हो रहा है. और इसमें अपोजिट पोटेंशियल से फ्लो हो रहा है, लेकिन सेल ने अभी भी हार नहीं मानी. एक्सटर्नल पोटेंशियल 1.1 से ज्यादा मतलब 1.8 भी था, तो भी सेल डटा रहा. 1.1 तक सेल ने अप्लाई किया, बट अब उसकी चली नहीं है, एक अलग बात है. ओके, चलो विल गो अहेड. करते डिलीट, हम बढ़ते हैं आगे. हाँ, अब ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. ये है थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का रिलेशन. डेल्टा जी माइनस आर टी एल एन के इधर नॉट है इसलिए के है, इधर नॉट है इसलिए ई नॉट है, और इधर ई नॉट है इसलिए के है. अगर यहाँ ई नॉट सेल नहीं होता तो फिर वो नर्स्ट इक्वेशन वाला फॉर्मूला लिखते. क्या लिखते? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन क्यू लिखते. एल एन क्यू लिखते, बराबर. ई सेल वाले फॉर्मूला में के नहीं आता, क्यू आता, बराबर. उसको बोलते हैं नर्स्ट इक्वेशन. ठीक है, और ये चीज देखो, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल. इसका एक एप्लीकेशन, इसका एप्लीकेशन, इफ ई नॉट सेल is positive, then delta G is negative, means it is spontaneous. और यहाँ पे if k is greater than 1, then log k बोलो या ln k बोलो, log k is positive, then delta G नॉट लिख दो. चलो कुछ is negative, means it is spontaneous. ठीक है, अब आप लोग क्या करेंगे, ये वाला पॉइंट इस वाले इक्वेशन के साथ और ये वाला पॉइंट इस वाले इक्वेशन के साथ लिखेंगे. जल्दी से लिख लो. 1 minute is being given to write down this equation and mention this point. Write down this equation and mention this point, please. I assume लिख लिया होगा जनता ने.
तो यहाँ पे देखो एक इंटरेस्टिंग चीज क्लियर हो रहा है, अगर k ग्रेटर देन 1 है तो वो लॉग वाली चीज पॉजिटिव आएगी, तो ये माइनस के साथ होने के बाद वो निगेटिव आ जाती है। तो सोचो अगर कोई रिएक्शन ऐसी है जो प्रोडक्ट डोमिनेटिंग है, मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन पे उसके प्रोडक्ट ज्यादा है, तो ज्यादा क्यों है? क्योंकि ज्यादा बने होंगे। ज्यादा बने होंगे मतलब अपने आप बने होंगे, अपने आप मतलब स्पॉन्टेनियस, राइट। अब यहाँ पे सेल, सेल अपने आप काम कर सकता, मतलब सेल पोटेंशियल पॉजिटिव, मतलब डेल्टा जी निगेटिव, मतलब स्पॉन्टेनियस, ठीक है। और इसमें स्पॉन्टेनिटी की कंडीशन नहीं है, ये रिलेशन है के और ई नॉट सेल का। ई नॉट सेल की वैल्यू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के टेबल देख के बना सकते हैं, और उससे हम ये पता कर सकते हैं कि उस केमिकल इक्विलिब्रियम का के कितना रहेगा। और अगर हमें के की इंफॉर्मेशन आ जाए तो हम बहुत सारे उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस कर सकते हैं, जैसे कि कितना रिएक्टेंट डाले तो कितना प्रोडक्ट मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल जस्ट इमेजिन कि अगर 10 किलो रिएक्टेंट है, जस्ट एक क्रूड एग्जांपल है, अगर 10 किलो रिएक्टेंट है और इक्विलिब्रियम कंडीशन के अकॉर्डिंग मुझे पता है कि उसका सिर्फ 6 किलो ही कन्वर्ट होने वाला है, तो वो चीज मुझे के से पता चली और के मुझे ई नॉट सेल से पता चला। तो मैं रिएक्शन रन करने से पहले टेबल देख के ई नॉट सेल की वैल्यू पता करूंगा, उससे के की वैल्यू पता करूंगा, और उससे मुझे पता चलेगा कि अच्छा 10 किलो के साथ 6 किलो का ही प्रोडक्ट बन सकता है। तो मैं रिएक्शन के लिए वेट नहीं करूंगा। अगर मुझे के की वैल्यू नहीं पता है तो मैं क्या सोचूंगा, 10 किलो रिएक्टेंट लिया क्या, जब तक 10 किलो प्रोडक्ट नहीं बनता तब तक मैं वेट करता। लेकिन उसमें क्या होगा, मेरा टाइम वेस्ट होगा, एनर्जी वेस्ट होगी, है ना। गैस चालू रखना पड़ेगा फॉर एग्जाम्पल, अगर रिएक्शन में एनर्जी देनी पड़ रही है तो ये सारी चीजें आप प्रैक्टिकली भी इसको सोचे, इसको इमेजिन करके देखो क्या हो रहा होगा। ये तो हमें समझ में आता है कि पूरा का पूरा रिएक्टेंट कन्वर्ट नहीं होता, थोड़ा सा रिएक्टेंट बच जाता है। लॉ ऑफ मास इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ मास कांस्टेंट, लेफ्ट साइड का मास इज इक्वल टू राइट साइड का मास वैलिड है। लेकिन अगर 10 किलो रिएक्टेंट है तो उसमें से 6 किलो ही रिएक्ट हो रहा है, ये इक्विलिब्रियम ने बताया। और वो इक्विलिब्रियम ने क्यों बताया, के की वैल्यू से। और के की वैल्यू कहाँ से पता चली, ई नॉट सेल की वैल्यू से पता चली। तो वो उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। तो ये डायग्राम पता होना चाहिए, ये फॉर्मूले आप लोगों को ऑलरेडी आते होंगे, लेकिन उसका एक फिजिकल सिग्निफिकेंस यहाँ पे अपन ने मेंशन कर दिया है, ठीक है। अब ऐसे ही मतलब फॉर्मूला लिख सकते हैं अपन, यहाँ नॉट की जगह डेल्टा जी लिख देंगे तो क्यू आ जाएगा, राइट। अगर सपोज ये नॉट नहीं लिखना है मुझे, तो यहाँ के की जगह में क्या लिख सकता हूँ, के की जगह में क्यू लिख सकता हूँ, बराबर। यहाँ पे भी मुझे नॉट नहीं लिखना है, तो मैं ई नॉट सेल की जगह सादा वाला ई सेल लिख सकता हूँ, नर्स इक्वेशन से जो आता है ना, नॉट नॉट दोनों साइड से डिलीट कर सकते हैं अपन, ठीक है। तो ये अच्छा कंसेप्ट, ओके। नेक्स्ट, अब अपन कुछ एग्जांपल्स प्रैक्टिस करेंगे। तो ये एक सेल गिवन है, इसका आप लोगों को नर्स इक्वेशन का इक्वेशन लिख के बताना है। जैसे एन की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, तो मैंने बताया भी यहाँ पे एन की वैल्यू 6 आ रही है, क्यू आ रही है 6 एन की वैल्यू, ए एल जो है वो 3 है, एन आई जो है वो 2 है, 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 6 होता है। तभी तो रिएक्शन बैलेंस होगी। 2 बार एल्यूमिनियम की रिएक्शन रन कराओ, 3 बार निकल वाली रिएक्शन रन कराओ, तभी जाके वो रिएक्शन पूरी तरह से कंप्लीट होगा, रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। रेडॉक्स बैलेंसिंग सिखाया अपन ने, ठीक है। एल्यूमिनियम पे क्या हो रहा है, एल्यूमिनियम पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन होता है एनोड पे, वैसे भी लिखते हैं अपन पहले एनोड ही है। और निकल पे क्या हो रहा है, रिडक्शन, निकल का रिडक्शन हो रहा है, ये अपन ने कैथोडिक हाफ सेल लिख दिया, ठीक है। तो ये सॉल्व करो, मतलब ई सेल इज इक्वल टू, ऐसा आंसर लिखो नोटबुक में, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, आगे क्या आएगा वो लिखते जाओ, प्रैक्टिस करो इसमें। देखो ये मेटल मेटल वाला कंडीशन है तो इजी हो जाएगा। आंसर आ जाए तो हाथ उठा के प्लीज बताओ, थोड़ा इंटरेक्ट भी कर लो, क्लास अटेंड कर रहे हो तो थोड़ी मेरी भी हेल्प कर दो। ट्राई करेंगे इस चीज को। मिहिर आंसर बताना चाहेंगे आप? मिहिर आर यू देयर? यस सर। हाँ बताइए।
ई नॉट सेल के बाद क्या लिखेंगे अपन, माइनस आर टी अपॉन एन एफ लिख देंगे, एन की जगह 6 आ जाएगा। मीर आंसर देंगे? यस सर, RT अपॉन 6F हाँ वेरी इंटू गुड। LN। पता नहीं म्यूट हो गया, खुद से फिर से ट्राई करो। सर कंसंट्रेशन 2 मिनट ढूंढ रहा हूँ। कंसंट्रेशन ढूंढना नहीं, मतलब वो तो सिर्फ कटायन 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 लिखने पड़ेंगे ना, उसमें वैल्यूज थोड़ी गिवन है यहाँ पे। हाँ हाँ सर, वो करो, ट्राई करो, देखते हैं। Ni2 प्लस अपॉन Al3 प्लस होगा लगता है। Ni2 प्लस अपॉन Al3 प्लस नहीं, RT अपॉन NF। देखो ये ध्यान दो, इधर RT अपॉन NF लिखना है और log लिखना है, तो log में क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखते हैं ना। log हाँ सीधा हाँ सर, प्रोडक्ट क्या 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 प्रोडक्ट। Al3 प्लस अपॉन Ni2 प्लस होगा। वेरी गुड, Al3 प्लस अपॉन Ni2 प्लस, क्योंकि ये वाली साइड प्रोडक्ट्स है और ये वाली साइड हाँ रिएक्टेंट्स है। तो रिएक्टेंट्स में ये लिखना, इसके बारे में लिखना पड़ेगा क्या, एल्यूमिनियम के हाँ बारे हाँ में। सर। ये जो अंडरलाइन किया है ये लिखना पड़ेगा क्या? हाँ सर। नहीं ये नहीं लिखना पड़ेगा ना, ये तो एल्यूमिनियम मेटल है ना, सॉलिड है ये, इसको और इसको नहीं लिखना पड़ेगा, समझा। हाँ वो सॉलिड है, हाँ हाँ सर, वो वो सॉलिड है। एक्वेस है इसीलिए। हाँ हाँ क्लिक हो गया आपको, ठीक है, ठीक है गुड। इसको डिलीट कर दे, इसको डिलीट नहीं करते अपन, आंसर लाएंगे, तो इरेज कर देते। ओके तो आंसर देख लो, ये आंसर है, ठीक है, ऐसा नीचे आंसर आ गया। तो आर टी अपॉन एन एफ है, तो आर टी अपॉन एन एफ की जगह आर टी अपॉन एफ की जगह 0.059 लिख सकते हैं, है ना। तो 0.059 अपॉन एन की वैल्यू 6 और ये लॉग में आंसर लिख दिया। तो ध्यान दो, इधर एल्यूमिनियम लिखेंगे और उसके आगे उसका 2 लिखेंगे, निकल लिखेंगे और उसके पावर में उसका 3 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला क्या बोलता है, फॉर्मूला बोलता है सी की पावर सी, डी की पावर डी, पावर अच्छे से नहीं लिखा हो, सी की पावर सी इंटू डी की पावर डी अपॉन, अपॉन क्या लिखेंगे अपन, ए की पावर ए और बी की पावर बी, अपन ऐसा लिख देंगे। सो दिस विल बी द फॉर्मूला। तो यहाँ पे अपन कोएफिशिएंट का ध्यान रखें, ठीक है। तो ये 2 और 3 याद रखना। मिहिर समझ में आया क्या? यस सर। हाँ ये 2 यस और, सर। हाँ 2 और 3 का ध्यान रखेंगे अपन, ओके। ये पावर है, कोएफिशिएंट जो रहता है वही पावर बन जाता है, ठीक है गुड, लिख लो ये। अपन आगे बढ़े, नेक्स्ट ऐसे ही क्वेश्चन है एक, हाँ, ये वाला क्वेश्चन है, इसको ट्राई कर लो, आप ध्यान से सॉल्व करेंगे। ये भी मेटल मेटल वाला है, प्रैक्टिस करते हैं अपन इसका। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस समथिंग, वो समथिंग क्या आएगा पता करना है आप लोगों को। यस सर, आ गए। बताइए सर बताइए। 0.059 अपॉन 2 इंटू लॉग ऑफ Mg2 प्लस अपॉन Ag2 प्लस रेस टू 2। हाँ एजी प्लस रेस टू 2, एजी सिंगल प्लस रेस टू 2 बराबर। सॉरी सॉरी, Ag प्लस रेस टू 2। हाँ वो हाँ वेरी गुड, पता एजी नहीं के मेरे ऊपर, को। हाँ एजी के ऊपर पावर लगाएंगे 2 की, लेकिन एमजी के ऊपर कोई पावर लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि एमजी का कोएफिशिएंट 1 है, ठीक है। ये करेक्ट आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन फिर से आ गया, नेक्स्ट इक्वेशन इज, तो ये आंसर है 0.0591/2
तो इसमें n की वैल्यू 2 क्यों आया, क्योंकि एलसीएम 2 है, एलसीएम 2 है, 1 और 2 का एलसीएम 2 होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया, करेक्ट हो गया ये। अब ये वाले इजी क्यों थे, इजी इसलिए थे क्योंकि ये मेटल मेटल वाली कंडीशन थी, है ना, दोनों जगह मेटल्स है। यहाँ पे क्या हो रहा है, कैथोड है, सॉरी पहले अपन एनोड लिखते हैं, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, बाद में कैथोड लिखते हैं, कैथोड पे होता है रिडक्शन, और ये बीच में क्या है, सॉल्ट ब्रिज है। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस हो गई, नेक्स्ट इक्वेशन लिख लिया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये ट्राई करेंगे। अब इसको ध्यान से देखो, इसमें हाइड्रोजन आ गया, हाइड्रोजन आ गया मतलब पार्शियल प्रेशर सोचना पड़ेगा, हाइड्रोजन सॉलिड नहीं है। फिर ये चीज आप लोगों को पता होगी, मैं फिर से बता दूं, हाइड्रोजन गैस रहता है इसलिए वहां पे प्लेटिनम का रॉड लेते हैं। ठीक है, करते क्या है वहां पे, प्लेटिनम का होलो सिलेंडर लेते हैं या फिर रॉड लेते हैं, जिससे क्या होता है, इट एक्ट्स एज अ सपोर्ट फॉर H2 गैस। तो हाइड्रोजन गैस के यूज रिएक्ट हाइड्रोजन गैस उड़ ना जाए, उसको कंटेन करके रखने के लिए, जमा करके रखने के लिए पीटी का होलो सिलेंडर लेते हैं प्लेटिनम का। और प्लेटिनम ही क्यों लेते हैं, क्योंकि प्लेटिनम जो है वो रिएक्टिव नहीं है। ठीक है, रिएक्टिविटी ऑफ प्लेटिनम इज लो, हेंस प्लेटिनम का सिलेंडर इज यूज्ड। तो जो प्लेटिनम है, सुन लो इधर सब लोग, प्लेटिनम डज नॉट रिएक्ट, हेंस इट विल नॉट बी प्रेजेंट इन नस्ट इक्वेशन। है ना, प्लेटिनम जो रिएक्ट नहीं कर रहा है ना, वो तो सिर्फ कंटेनर है, डब्बा है, वो रखने के लिए यूज किया अपन ने, यूज किया तो किया, उसको कंटेनर के जैसा यूज करेंगे और उसको रिएक्शन में यूज नहीं करते। ठीक है, चलो सॉल्व करो इसको, इसको ट्राई कर सकते हैं। आंसर बता दे हर्षिता, प्लीज ट्राई करो आप। प्रणव अनम्यूट, प्रणव प्लीज अनम्यूट, मैं बात करना चाहूंगा आपसे। प्रणव है कि लैपटॉप सिस्टम चालू करके भग गए? प्रणव आर यू देयर? प्रणव रिप्लाई नहीं कर रहे। मीर आंसर बताएंगे? यस सर। बताइए सर। सर वो आएगा E नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन 2 इंटू लॉग ऑफ Zn2 प्लस हाँ इंटू H2 अपॉन H रेस टू 2 हाँ करेक्ट है, H प्लस की पावर 2 आएगा H प्लस डिनोमिनेटर रेस टू में। 2 सर। हाँ, H प्लस की पावर 2 बराबर सेम चीज है। मतलब बेसिकली हो क्या रहा है, अपने को H प्लस का यहाँ पे जो चीज है उसका लिखना है कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि वो एक्वस है, एक्वस का लिखते हैं कॉन्सेंट्रेशन, ये भी एक्वस है, इसका भी लिखते हैं कॉन्सेंट्रेशन, है ना। लेकिन ये जो गैस है, ये गैस का अपन लिखेंगे पार्शियल प्रेशर, और ये जो सॉलिड है, सॉलिड के लिए अपन डायरेक्टली 1 लिख देते हैं, यूनिटी वाली चीज लिख देते हैं। सही है, ठीक है, तो ये फाइनल आंसर आ गया। उसने यहाँ पे H प्लस लिखना चाहिए था, H2 लिखना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे H2 भी होना चाहिए, एरर है यहाँ पे, H2 पार्शियल प्रेशर आएगा यहाँ पे। ठीक है, गुड, आगे बढ़े। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो, प्लीज ट्राई करो, प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। जिंक का स्टैंडर्ड पोटेंशियल गिवन है और 2 मोलर वाले कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्यूशन का पोटेंशियल पूछा है। मतलब अगर 1 मोलर होता, 1 मोलर होता तो ई नॉट हो जाता, ई नॉट सेल हो जाता बराबर, तो फिर 0.76 आंसर आता, करेक्ट है।
तो इसमें अब एक डाउट आएगा, सर वो लॉग वाली जो चीज है उसमें ब्रैकेट में क्या लिखना है? लॉग वाली चीज में ब्रैकेट में पी बाय आर तो लिखते हैं, लेकिन पी बाय आर लिखते वक्त पी क्या है और आर क्या है ना? तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल याद करो, पढ़ाया था, अगर कुछ गिवन नहीं है तो क्या अज्यूम करना है? रिडक्शन अज्यूम करना है। अगर कुछ गिवन नहीं है तो क्या अज्यूम करेंगे अपन? रिडक्शन अज्यूम करेंगे, बराबर। तो इसका रिडक्शन कैसा अज्यूम होगा? Zn 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Zn, ऐसा लिख देंगे। और फिर P बाय आर क्या आ जाएगा? P बाय आर आ जाएगा Zn अपॉन Zn 2 प्लस का स्क्वायर लिख लेंगे। स्क्वायर लिखना है या नहीं? यहाँ पे स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है अपने को, सिंपल है। ठीक है, तो ये चीज 1 हो जाएगी और रिएक्टेंट की जगह ये कॉन्सेंट्रेशन की 1 है तो ये यहाँ पे अपन पुट कर सकते हैं। इसको ट्राई कर लो, इसको ट्राई कर लो, इसका सॉल्यूशन बता देंगे एंड देन वी विल बी डन फॉर टुडे। इसको ट्राई कर लेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन बताए। ठीक है, आंसर देख लो, सॉल्यूशन देख लो, यहाँ पे सॉल्यूशन भी है मेरे पास में, प्रिंटेड है। देखो सॉल्यूशन ऐसा है, 0.769 आंसर आता है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन 2 है, आर की वैल्यू 8.34 है। तो देखो उसने भी वैसे ही सॉल्व किया, log ऑफ 1/2 आ गया। इंपॉर्टेंट चीज यहीं पे देखो, log ऑफ 1/2 मैंने बताया ना, log ऑफ p बाय आर आएगा, p बाय आर ये चीज लिखनी है लॉग में। तो p जो है वो p Zn के जैसा, मतलब 1, और कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 2 गिवन है। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेट 2.769 आया। ठीक है, अब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस देखो, ये देखो मैथ्स तो कर लेंगे अपन, सॉल्व तो कर ही लिया होगा लोगों ने, मैथ्स में कोई बड़ी बात नहीं है, आंसर तो आ ही जाएगा। लेकिन अब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस देखो, एज कॉन्सेंट्रेशन increases the value of E cell also increases। जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो वैसे वैसे ई सेल का वैल्यू भी बढ़ रहा है। तो ई सेल कितना आ गया? ऑलमोस्ट 0.77 आ गया। इसको देखो ध्यान से, तो 1 मोलर के साथ 0.76, लेकिन 2 मोलर के साथ में कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, तो सेल जो है वो ज्यादा पोटेंशियल से काम करेगा ना, तो ज्यादा पोटेंशियल से काम करेगा तो 0.769 ऐसा अपन लिख देंगे यहाँ। ठीक है, मिहिर क्लियर हुआ क्या? मिहिर प्लीज रिप्लाई। यस सर। ये समझा ना, फिजिकल सिग्निफिकेंस समझा ना उसका, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा तो ई सेल का वैल्यू बढ़ गया। हाँ सर। ओके, और ये जो सेल है ये हाफ सेल है। ठीक है, दिस इज अ हाफ सेल, आधा सेल है, सिर्फ रिडक्शन वाला टर्मिनल है यहाँ पे। इसी के साथ ऑक्सीडेशन वाला टर्मिनल लेंगे तो पूरा सेल आ जाएगा अपने पास में। ठीक है, तो दैट्स इट। आगे और 2-3 क्वेश्चन है मेरे पास में, पहले क्वेश्चन के बाद ये तीसरा, ये जो बुक से मैंने क्वेश्चन उठाए हैं उसमें 1, 3, 4 क्वेश्चन थे वेबसाइट से जहाँ से उठाए थे। तो ये रिमेनिंग 2 क्वेश्चन अपन नेक्स्ट टर्म पे करेंगे, और नेक्स्ट टर्म पे नया कंटेंट पढ़ेंगे, फैराडेज लॉ। तो अगर आप रिवाइज करके आएंगे तो जल्दी हो जाएगा अपना, फैराडेज लॉज नेक्स्ट टर्म पे पढ़ाया जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास पे मिलते हैं। आप चारों को थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। प्रणव ने कुछ भी रिप्लाई नहीं किया, हर्षिता ने रिप्लाई किया था, मीर ने 1-2 आंसर्स, 4-5 आंसर्स सॉल्व किए। तो प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास। जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे थे, आई होप आप लोगों ने पूरा क्लास का रिकॉर्डिंग सुना होगा। यू गाइज ऑल्सो प्लीज टेक केयर।